तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, 5 बार की सांसद और हाल के 20 सालों में दलित मूवमेंट की सबसे बड़ी नेता मायावती से आप इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, उन्हें पसंद भी नहीं कर सकते हैं, यह आपका विचार हो सकता है। लेकिन देश की राजनीति में आप मायावती को कभी खारिज नहीं कर सकते। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली बीएसपी को लोग खारिज करने लगे थे, लेकिन मायावती ने फिर से अध्यक्ष बनने के बाद ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि उन्हें खारिज करने की भूल मत कर दीजिएगा। देखिए रिपोर्ट। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों के का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे। आरक्षण के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, दलितों के सम्मान में बहन जी मैदान में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नारा फिर गूंजने लगा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव नजदीक आते ही इस नारे की गूंज और तेज सुनाई देने लगी है। मायावती लंबे अल्पविराम के बाद फिर यूपी की राजनीति में बेहद सक्रिय हो गई हैं। उन्हें फिर से बीएसपी का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने आरक्षण पर SC/ST कोटे के अंदर कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लामबंदी शुरू कर दी है। मायावती इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेर रही हैं। मायावती 10 साल में पहली बार बीजेपी के खिलाफ इतनी मुखर दिखी हैं। उन्होंने इस फैसले को लेकर बीजेपी से राय साफ करने का अल्टीमेटम दिया है। परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। तो मायावती ने सियासत में अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक दोनों सफर देखे। क्या मायावती फिर सियासी चमत्कार करने की तैयारी में है? पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर यूपी की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज है। मायावती पुराने तेवरों में वापसी कर रही हैं। आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद उन्होंने अपने कोर वोट बैंक जाटव समुदाय को एकजुट करने की मुहिम भी तेज कर दी है। मायावती इस पर कैसे आगे बढ़ रही हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बात 1977 के आसपास की है। केंद्र सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉय की बेटी मायावती दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही थी। उन्हें कलेक्टर जो बनना था। कांशीराम ने इस लड़की की प्रतिभा पहचानी और कहा, तुम मेरी मुहिम में जुड़ो, सैकड़ों कलेक्टर तुम्हें नमस्कार करेंगे। 1977 में मायावती ने कांशीराम के साथ सियासत का दामन थाम लिया। उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है। बेहद तेज तर्रार मायावती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। जी हाँ, 4 बार। और कांशीराम ने उन्हें जो वादा किया था वो करके दिखाया। मायावती को सैकड़ों IAS सिर्फ सलामी नहीं करते थे, बल्कि कई तो उनके चरणों में गिरे रहते थे, उनके सामने फर्श पर बैठा करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन पर जैसी पकड़ मायावती की रही, वैसी कभी मुख्यमंत्रियों की रहती। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, उस समय BSP देश की सबसे तेजी से बढ़ती और तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी थी। गठबंधन की राजनीति के दौर में मायावती एक दलित नेता के रूप में शीर्ष पर थी। सतीश चंद्र मिश्र के साथ मिलकर उन्होंने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग की, जो बेहद कामयाब रही, एक मिसाल बनी। उसको लंबे समय तक कोई तोड़ भी नहीं पाया। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मायावती की सियासी धार थोड़ी कमजोर होती दिखाई दी।
दलितों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं बनाई, जिनमें 5 किलो मुफ्त राशन वाली योजना प्रमुख थी। दलित समाज बीजेपी के करीब आता गया और बीएसपी से दूर होता गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये भ्रम भी टूट गया। तमाम आंकड़े बताते हैं कि देश की दलित आबादी के बड़े हिस्से ने बीजेपी के खिलाफ और विपक्ष के इंडिया अलायंस को वोट दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे तमाम मौकों पर मायावती और बीएसपी पर आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ गोपनीय समझौता कर लिया है और बीएसपी ने बीजेपी को जिताने में मदद की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिले। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, लेकिन जब आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ आग उगलने लगे तो उन्हें इस पद से हटा दिया और मायावती ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मायावती के हाथ से बाजी फिसल गई और उन्हें लोकसभा चुनाव नतीजों ने शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। तो एक अरसे की सियासी चुप्पी के बाद दलित समाज की बड़ी चिंता को आवाज देने के लिए मायावती ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मायावती पिछले महीने फिर से पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। अब वो SC/ST आरक्षण के सब क्लासिफिकेशन को लेकर 1995 के गेस्ट हाउस कांड पर खुलकर बोल रहे हैं। 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड मायावती और बीएसपी के लिए हमेशा से भावनात्मक मुद्दा रहा है। दरअसल ये वो कांड था जब मायावती को मुलायम सिंह की पार्टी से गठबंधन का सबसे खराब अनुभव मिला था। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। दोनों पार्टियों में 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का करार था। बात 2 जून 1995 की है। यूपी में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी बीएसपी। तभी सपा के विधायक और समर्थक वहां पहुंच गए। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बसपा विधायकों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। मायावती के साथ बदसलूकी की गई। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तब यूपी की राजनीति के माथे पर गेस्ट हाउस कांड नाम का कलंक लग चुका था। उस दिन मायावती के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे लंबे अरसे तक भूल नहीं पाई। उस दिन अगर फर्रुखाबाद के विधायक स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते तो मायावती की जान बचनी मुश्किल थी। 2 जून 1995 के बाद मायावती ने मुलायम सिंह की पार्टी से तो नाता तोड़ा ही, उस दिन के बाद से मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया। इसके बाद से मायावती ने कभी साड़ी नहीं पहनी। मायावती इस मुद्दे पर अभी तक समाजवादी पार्टी को घेरती रही हैं। पहली बार उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को लेकर कांग्रेस पर चुप रहने का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस यूपी में दलितों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उस वोट बैंक के बीच जो कभी मायावती और बीएसपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के बहाने कांग्रेस को घेर कर खोई जमीन दोबारा हासिल करने के अपने मंसूबे साफ कर दिए। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, इस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC/ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। नए सिरे से अध्यक्ष बनने के बाद मायावती की पहली परीक्षा यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों में होने वाली है। अब मायावती कह रही हैं कि उनके विरोधी ये अफवाह फैला रहे थे कि वो राजनीति से रिटायर होने वाली है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक मजबूती देना उनका मिशन है, जिसके लिए पार्टी प्रदेश के सभी उपचुनाव लड़ेगी। यूपी विधानसभा के 10 उपचुनाव होंगे तो मायावती की ताकत भी उसमें दिखेगी। इसके पहले उन्होंने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। हरियाणा में बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कई विधानसभा सीटों पर बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आगामी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी मायावती ने नट बोल्ट कसने शुरू कर दिए हैं। दोनों राज्यों में पार्टी गठबंधन के लिए साथी तलाश रही है। मुफीद साथी नहीं मिलने पर बीएसपी इन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ सकती है। मायावती अपनी जबरदस्त वापसी के लिए जोर तो कई मुद्दों पर दे रही, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मुख्य मुद्दा आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बनाया है। SC/ST कोटे के अंदर कोटे का वो खुलकर विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका कई प्रदेशों में मिला जुला असर रहा। इस बंद पर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का समर्थन था। सांसद चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी, चिराग पासवान की पार्टी LJP भी इसका समर्थन कर रही थी, लेकिन इस बंद पर सबसे तेजी से आवाज बुलंद की बीएसपी ने।
मायावती ने इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश की। मायावती की चिंता अपना पुराना आधार वापस पाने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद थे, लेकिन 2024 में एक भी नहीं। यही मायावती की सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 2024 के चुनाव में अखिलेश ने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और बीएसपी की उम्मीदों को झटका दे दिया। बीएसपी को न कांग्रेस और न ही समाजवादी पार्टी की दुश्मनी से फायदा हुआ और न ही बीजेपी की कथित गोपनीय दोस्ती से। लिहाजा अब मायावती कह रही हैं कि उनकी विपक्ष के इंडिया अलायंस और केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए दोनों से ही बराबर की दूरी है। उनका मकसद बहुजन समाज का उत्थान है। नए अवतार में आई मायावती की रणनीति बीएसपी को दलितों के साथ ओबीसी समाज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से जोड़ने की है। हालांकि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त उन्होंने सवर्णों का साथ लिया था। सतीश चंद्र मिश्र को आगे रखकर मायावती ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की थी। बीएसपी को ब्राह्मणों और सवर्ण समाज का समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन ये बात अब आई गई हो गई। ब्राह्मण और सवर्ण समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा चुका है। सवर्णों के अकेले नेता सतीश चंद्र मिश्र ही मायावती के साथ दिखाई देते हैं, बाकी दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। मायावती दलितों की रहनुमा कही जाती थी। 2007 तक उनकी एक आवाज पर लाखों दलित मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। मायावती के प्रति दलितों का प्रेम इस बात का सबूत है कि लखनऊ में हर साल उनके जन्मदिन पर लाखों लोग जुटते थे, उन्हें गिफ्ट्स देते थे। ये बात अलग है कि हर कार्यकर्ता को गिफ्ट लेकर आने के लिए कहा जाता था। ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि कार्यकर्ताओं से कहा जाता था कि जब आए गिफ्ट लेकर ही आए। खैर, मायावती के नेतृत्व में दलित स्वाभिमान चरम पर था, ये तो सच है। हर दलित को लगने लगा था कि उनके परिवार का ही कोई मुख्यमंत्री बना है, उनके ही परिवार का कोई सदस्य यूपी में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा है। मायावती 2024 में अब उसी फॉर्मूले पर वापस लौट रही है। मायावती के नेतृत्व में दलित आंदोलन के उभार का सियासी इतिहास रचा गया। ये बात अलग है कि दलितों के हालात तो बहुत ज्यादा नहीं बदले, लेकिन मायावती और उनके परिवार का जबरदस्त आर्थिक और सियासी उत्थान जरूर हुआ। मायावती करोड़ों की मालकिन बन गई, महारानी जैसा जीवन जीने लगी। एक समय जयललिता के बाद सबसे धनी मुख्यमंत्री मानी जाती थी। मायावती नहीं, उनके परिवार ने भी जमकर तरक्की की। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर की गरीब बस्ती की लड़की यूपी की महारानी बन गई। लखनऊ से बादलपुर और दिल्ली तक मायावती के महल और उनके साजो सामान की चर्चा होने लगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने लंदन से एमबीए किया, जिन्हें मायावती ने अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया। हालांकि अभी उन्हें बहुत काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आकाश आनंद की पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। 24 के लोकसभा चुनाव में वो थोड़ा सक्रिय भी दिखे थे। उनकी बुआ जी ने ही उनके पर कतर दिए। पिछले साल मार्च में मायावती ने आकाश आनंद की शादी बेहद धूमधाम से की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा की पत्नी है। प्रज्ञा भी लंदन से एमबीए है। राजनीतिक विश्लेषक, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि मायावती को फिर से राजनीति में अपनी पुरानी चमक बिखेरनी है, तो उन्हें धमाकेदार वापसी करनी है, तो उन्हें अपने कोर वोट बैंक का विश्वास जीतना ही होगा। उन्हें सड़कों पर उतरना होगा, जिसके लिए कभी बीएसपी जानी जाती थी। राजनीति में ऊंचाई हासिल करने के बाद मायावती का अपने वोटर से कनेक्ट खत्म सा हो गया था। उनकी भव्य और विलासितापूर्ण जीवन शैली से उनका कोर वोटर खुद को दूर समझने लगा था। मायावती को यह विश्वास फिर से जीतना होगा। 2014 में मोदी जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति में सूरज की तरह चमके, उससे मायावती जैसे नेताओं का सूर्य अस्त होने लगा। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक गया, बचा खुचा विपक्ष के साथ जाने लगा। ऐसे में मायावती जैसे नेताओं के लिए राष्ट्रीय राजनीति में स्पेस बेहद कम हो गई। निसंदेह मायावती ने अपने कोर वोटर्स में दलित स्वाभिमान की भावना तो जगाई, लेकिन अपने ही कारनामों से वो इसे मेंटेन नहीं कर पाए। लिहाजा उनका कोर वोट बैंक उनसे दूर हो गया। एक समय दलित राजनीति का चेहरा माने जाने वाली मायावती को पहले जैसी चमक हासिल करनी है, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी है। पार्टी का संगठन अपने सबसे बड़े आधार वाले सूबे यूपी में ही कमजोर हो चुका है। यही वजह है कि पार्टी 2007 के बाद से यूपी की सत्ता में काबिज नहीं हो पाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में पार्टी का संगठन लचर हाल में है। मायावती के पास अभी सत्ता तो नहीं है। ऐसे में उनके पास अपने कोर वोटर्स को देने के लिए भरोसे और पुराने इतिहास के अलावा कुछ भी ठोस नहीं है। सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती पर अपनी मूर्तियां बनवाने और पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कहा जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के कई मामलों में मायावती की दुखती रग का एक सिरा सरकारों के पास रहता है, जिसे तेज तर्रार बहन जी की सियासी ताकत को दबाने या अपने पक्ष में करने के लिए गाहे बगाहे चुनाव के समय इस्तेमाल कर लिया जाता है। मायावती को देश की राजनीति में धमाकेदार वापसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट का इंतजार है, और ये टर्निंग पॉइंट यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव हो सकते हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो कभी बीएसपी का गढ़ रही हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि मायावती को बीजेपी के साथ लुका छिपी का खेल भी खत्म करना होगा।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने आड़े हाथों लेना शुरू कर ही दिया है। मायावती की धमाकेदार वापसी के लिए फिलहाल उन्हें शुभकामनाएं। यूपी की कानून व्यवस्था और महिला अपराधों के रोकथाम के उनके कई फैसलों का आज भी स्वागत किया जाता है, आज भी चर्चा की जाती है। अब मायावती सियासत में क्या मास्टर स्ट्रोक चलती हैं, इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।